हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि एज का क्या इम्पोर्टेंस होता है ग्रोथ में किसी भी प्रॉपर्टी की। और जब हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करने की सोचें, चाहे अपने खुद के घर के लिए, चाहे हम फर्स्ट टाइम होम बायर हों, चाहे हम सेकंड प्रॉपर्टी या थर्ड प्रॉपर्टी खरीदने की सोचें एज अ रियल एस्टेट इन्वेस्टर, हर एक चीज़ में एज ऑफ द प्रॉपर्टी की क्यों इम्पोर्टेंस होती है और क्या इम्पोर्टेंस होती है वो हम डिस्कस करेंगे आज। जो भी का आप घर देखते हो कन्वेंशनल जीटीए रियल एस्टेट मार्केट में, उन सारे घरों को हम बोलते हैं सब डिवीज़न होम। सब डिवीज़न होम इसलिए क्योंकि वो घर ऐसा नहीं है कि वो एक घर बना या दो घर बने, पूरी की पूरी सब डिवीज़न एक साथ बनती है। 100 घर, 200 घर, 250 घर, 50 घर, एक साथ सब डिवीज़न पूरी बनती है। और वो एक असेंबली लाइन अप्रोच की तरह बनती है, जहाँ पर बिल्डर्स होते हैं, उनके ट्रेड पार्टनर्स होते हैं, फाउंडेशन के अलग लोग होते हैं, इलेक्ट्रिकल के अलग लोग होते हैं, प्लम्बिंग के अलग लोग होते हैं, एक्सकेवेशन के अलग लोग होते हैं। तो वो सारे ट्रेड पार्टनर्स जो हैं वो एक-एक करके असेंबली लाइन की तरह आते हैं और वो अपना काम करते हुए सारे लॉट्स में वो चले जाते हैं। तो उससे इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल मिलती हैं और प्रॉपर्टीज़ बन जाती हैं एक किफ़ायती दाम के अंदर। इनको सब डिवीज़न होम बोलते हैं। जिन घरों में मैं और आप जनरली अमूमन रहते हैं, वो सब डिवीज़न घर होते हैं। और किसी भी सब डिवीज़न में, कोई भी सब डिवीज़न है, वो 4 तरह के फ़ेज़ेज़ होते हैं जिनसे वो गो थ्रू करती है। ये चारों फ़ेज़ 20 से 25 साल की रेंज में होते हैं, जो एग्ज़िस्ट करते हैं। तो जो पहला फ़ेज़ होता है, वो होता है ग्रोथ फ़ेज़। ग्रोथ फ़ेज़ शुरू के 20 से 25 साल में होता है, जैसे आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। उस फ़ेज़ के अंदर प्रॉपर्टी का जो रिटर्न होता है, वो इंक्लाइंड होता है। यानी उसकी जो रिटर्न होती है इन्वेस्टमेंट पे, वो सबसे ज़्यादा शुरू के 20 से 25 साल में होती है। उसका एक रीज़न होता है कि जब एक घर मान लीजिए 8 साल पुराना घर है या 10 साल पुराना घर है, तो जो बायर प्रोस्पेक्ट है, वो उस घर को लेने के लिए दे आर विलिंग टू पे अ क्रेडिबल प्राइस, बिकॉज़ उनको ये लगता है कि क्योंकि घर ज़्यादा पुराना नहीं है, तो इसमें मेरी मेंटेनेंस की कॉस्ट कम आएगी, जो एक सही भी है एक हद तक। इसी वजह से उनकी ग्रोथ शुरू के 20 से 25 सालों में ज़्यादा होती है। जब 20 से 25 साल पूरे हो जाएँ, तो उसके बाद नेबरहुड किक इन करता है एक फ़ेज़ में, जिसको बोलते हैं स्टेबिलिटी फ़ेज़। स्टेबिलिटी फ़ेज़ में जो ट्रीज़ हैं उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में, नेबरहुड में, वो बड़ी हो जाती हैं। लोग सारे जो कंज्यूमर्स हैं, वो अपने घरों में बाहर कुछ लैंडस्केपिंग करना शुरू करते हैं, ड्राइववे दोबारा पेव करते हैं, अंदर घर के कुछ-कुछ खर्चे करते हैं टू कॉस्मेटिकली अपग्रेड इट, किचन रेनोवेट करी। तो आगे भी और पीछे भी, या इंटरलॉकिंग बाहर कराई, या एक्सपोज्ड एग्रीगेट कराया। तो बहुत सारी चीज़ें जो अंदर भी करते हैं वो और बाहर भी करते हैं, वो सारे कंज्यूमर कर सकते हैं। और ने उसको स्टेबिलिटी फेज़ इसलिए बोला जाता है कि उस टाइम पे भी ग्रोथ होती है, प्रॉपर्टीज़ के प्राइसेस बढ़ते हैं बेस्ड ऑन द मार्केट, हाउ मार्केट इज़ डूइंग। बट उसकी जो ग्रोथ का कर्व होता है, वो उतना ज़्यादा नहीं होता जितना ज़्यादा वो शुरू के 20-25 साल में था। फिर ऑलमोस्ट 40-45 साल बाद तीसरा फेज़ आता है, जो है डिक्लाइन फेज़। उस फेज़ में जो ओरिजिनल ओनर्स थे, जो उस प्रॉपर्टी लिए उस सब डिवीज़न में, वो लोग के बच्चे बड़े हो गए, दे मूव्ड आउट टू देयर जॉब्स, प्रोफेशंस, टाउन्स, कंट्रीज़, व्हाटएवर। और फिर वो लोग सोचते हैं कि भई हम अब डाउनसाइज़ करें, या फिर हम किसी रिटायरमेंट रेज़िडेंस में जाएँ, या फिर हम मूव अप करें टू अ न्यूअर मोर एस्टेब्लिश्ड नेबरहुड। जो भी उनके रीज़न हो, तो धीरे-धीरे आप देखोगे कि वो घर जो हैं वहाँ पे बिकते हैं, और वहाँ पे मेंटेनेंस उतनी नहीं होती जितनी मेंटेनेंस पिछले 40, 45, 50 साल में थी। जब आप डिक्लाइनिंग नेबरहुड्स में जाओगे, तो जैसे ही आप गाड़ी ड्राइव करोगे, आपको ड्राइव करते ही आपको एहसास हो जाएगा कि वो उनकी अपकीप, उन घरों की जो अपकीप है, जो मेंटेनेंस है घर के बाहर, वो उतनी नहीं है जितनी अ, और नेबरहुड्स में आप देखोगे। डिक्लाइनिंग नेबरहुड्स फिर
20 साल का फासला होता है, उसके बाद फिर 60, 65, 70 साल बाद चौथा फेज़ किक इन होता है जिसको रीबिल्ड फेज़ बोलते हैं। तो जो डीप पॉकेट इन्वेस्टर्स हैं, वो रीबिल्ड फेज़ में प्रॉपर्टीज़ पिक करते हैं। जैसे अगर आप मिसिसागा में देखोगे तो जो साउथ मिसिसागा है, या फिर साउथ एटोबिकोक है, या फिर इधर ओकविल में ब्रॉन्टी पॉकेट है, साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ ओकविल, ब्रॉन्टी ईस्ट, ब्रॉन्टी वेस्ट। इन सब एरियाज़ में आप देखोगे तो आप पाओगे कि देयर इज़ लॉट ऑफ रीडेवलपमेंट कम्युनिटी। इन सेम गोज़ इन पिकरिंग ऑल्सो। अगर आप पिकरिंग साउथ में या स्कारबरो में साउथ में, टोरंटो में साउथ में आओगे, लेक शोर पे, यू विल सी लॉट ऑफ रीबिल्ड एंड रीडेवलपमेंट हैपनिंग, जहाँ पर आप पाओगे कि 2-3 बंगलोज़ हैं, उसके बाद फिर एक कस्टम बिल्ट डबल कार गराज डिटैच घर है, फिर 2-3 बंगलोज़ हैं, फिर एक कस्टम बिल्ट मल्टी-मिलियन डॉलर घर है। तो वो सारे जो नेबरहुड्स हैं, वो रीडेवलपमेंट फेज़ में हैं। तो अगर एज़ अ कंज़्यूमर आपको कोई प्रॉपर्टी लेनी है अपने रहने के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए, और आपका इंटेंशन है कि भाई मेरे को कुछ पैसे खर्च नहीं करने और मेरे को 3 या 4 साल में या 5 साल में एग्ज़िट करना है, एंड आई वांट टू मेक लिटिल बिट इक्विटी इन द प्रॉपर्टी, तो आपको हमेशा ग्रोथ फेज़ में कोशिश करनी चाहिए प्रॉपर्टी लेने की, बेस्ड ऑन योर बजट, व्हाट योर बजट अलाउज़। अगर आपको प्रॉपर्टी लेनी है जहाँ पे आप चाहते हो कि भाई मेरे को टिक के रहना है घर पे, फैमिली को रेज़ करना है, और मुझे डिसेंट साइज़ का बैकयार्ड वाइड लॉट चाहिए, तो आपको बाय डिज़ाइन ग्रोथ फेज़ में जाना चाहिए। और मेरे पास कुछ पैसे हैं, अगर मुझे कुछ अपडेट करने का मौका मिले तो मैं खुद उन पैसों से मैं अपग्रेड कर सकता हूँ। तो ग्रोथ फेज़ में, स्टेबिलिटी फेज़ में जाना चाहिए। स्टेबिलिटी फेज़ में लॉट्स, क्योंकि वो 20, 25, 30 साल पुरानी प्रॉपर्टीज़ हैं, लॉट्स बाय डिज़ाइन वाइड होते हैं, बैकयार्ड्स भी उतने ही वाइड होते हैं, और उस फेज़ में आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो आप देख रहे हो अपनी फैमिली को एस्टैब्लिश करने के लिए, बिकॉज़ आप ले बेच नहीं सोच रहे, यू वांट टू बाय एंड लिव देयर एंड स्टे देयर। जो फिक्स एंड फ्लिप टाइप ऑप्शंस ढूँढते हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो लेके प्रॉपर्टी को अपग्रेड करना चाहते हैं अच्छे से, और उसके बाद उसको कुछ दिन कैरी करके या फिर फ्लिप करना चाहते हैं, तो उनको डिक्लाइन फेज़ वाले नेबरहुड्स में पिक करना चाहिए, बिकॉज़ वहाँ पर उनको वो प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं जो या तो एस्टेट सेल होती हैं, या फिर वो बिल्कुल टेकन केयर नहीं है, सब कुछ पुराना है उनके अंदर, किचन, वॉशरूम सब कुछ पुराना है। सो जस्ट बिकॉज़ उसके अंदर काम होने वाला है, उनमें आप अच्छे से नेगोशिएशन कर सकते हो, एंड वी गेट अ गुड प्राइस पॉइंट, वी आर एबल टू नेगोशिएट हार्ड ऑन दोज़ प्रॉपर्टीज़, और फिर उसको लेने के बाद उसकी स्टेट को अपग्रेड कर सकते हो, एंड जस्ट बाय डूइंग दैट आपकी इक्विटी उसके अंदर बन जाएगी, बिकॉज़ वंस यू अपग्रेड इट, नाउ देयर आर मच मोर टेकर्स फॉर दैट प्रॉपर्टी। ज़्यादा लोग उसको लेने की कोशिश करेंगे और खुश होंगे उसको लेते हुए, बिकॉज़ अभी वो अपडेटेड प्रॉपर्टी है। और रीबिल्ड फेज़ में जो डीप पॉकेट इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनके पास इक्विटी है टू कंप्लीटली रीबिल्ड और डू अ मेजर रेनोवेशन टॉप टू बॉटम इन अ प्रॉपर्टी, तो उन लोगों को रीबिल्ड फेज़ में प्रॉपर्टी पिक करनी चाहिए, और उसमें उनको बेस्ट आरओआई मिलेगा, बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू इंक्रीज़ मल्टीफोल्ड देयर इक्विटी। तो आई होप आप इससे समझ सकते हो कि एज ऑफ प्रॉपर्टी कितना इम्पॉर्टेंट है किसी भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को लेके, चाहे वो अपने रहने के लिए हो, चाहे वो भले ही हमने अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए, प्योर इन्वेस्टमेंट के लिए किया हो। तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो ज़रूर आप शेयर करो अपने उन दोस्तों से, उन फैमिली से, और उन कोलीग से जो इन्वेस्टमेंट के लिए या परचेज़ के लिए सोच रहे हैं। और रियल एस्टेट में अगर किसी भी तरह की कोई क्वेश्चन या एडवाइस चाहिए हो, तो आवर टीम एट एलिक्सर इज़ देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच, और अगले एपिसोड तक बाय एंड टेक केयर।